हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैं मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी कृत पढ़ा रही हूँ, तो इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे नमो गुरुदेवोभ्य। तो इसको मैंने आप सभी को प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, जहां आप एक साथ भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि इसको मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँ, तो इसलिए हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और यहाँ मैं जानकारी दे दूँ कि आप सभी का जो एग्जाम डेट है वो भी आ चुका है। 9 जून को आपकी ये परीक्षा है। तो अब ये वाला टॉपिक मैं कंप्लीट करके आपकी क्वेश्चन आंसर पे ही आ जाऊंगी और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास करूंगी। तो चलिए हम पहले इसको पढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने कॉलेज जीवन के 10 गुरुओं के बारे में बताया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे 10 गुरु, तो 10 गुरु कौन से हैं, उनकी कथा क्या है, चलिए इस पे भी देख लेते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन डीपली पूछा जाएगा तो बहुत डीपली भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर बेसिक चीजें पूछी जाए तो बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने आप सभी को जो यूनिट्स जो टॉपिक्स दिए थे उसमें आपको जितने शॉर्ट्स में पूछे जा सकते हैं, ऊपरी तौर पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी तरीके से आपको नोट्स मैंने दिए थे। डीपली पूछे जाएंगे तब भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। अज्ञानति मीराधन्यस्य ज्ञानञ्जशालाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे कहते हैं कि कछुआ और मेंढक की भांति कुछ जीव उभय गति होते हैं। उनकी गति जल स्थल में समान रहती है, यानी जो दोनों जगह क्या है एक ही समान रहते हैं। कछुआ जो और मेंढक ये क्या है, जल में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। मैं भी किसी अंश में वैसा ही जीव हूँ। तो स्वयं के बारे में भी कहते हैं कि मैं भी वैसा ही इंसान हूँ जो हर जगह समान रूप से रह जाऊं। मैं आगरा कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ और सेंट जॉन्स का भी। यद्यपि यह कहना कठिन है कि किस कॉलेज का मैं कितना ऋणी हूँ, तथापि यदि मैं किसी कल्पना विस्तार से अपने को प्रस्तर मूर्ति होने का गौरव दूं, तो मैं यह कह सकता हूँ कि मुझ अनगढ़ प्रस्तर खंड को बाहरी रूपरेखा मिशन हाई स्कूल मैनपुरी में मिली। वह आगरा कॉलेज में गढ़ा गया और उसे सेंट जॉस कॉलेज में ओप यानी पॉलिश दिया गया। तो देखिए तीनों जगह पे उनका कितना रोल था, मतलब उनकी जो शिक्षा में कहाँ कहाँ किसका क्या रोल था। यहाँ से ये पॉइंट्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए ठीक है। उस मूर्ति की वैश्य बोर्डिंग में प्राण प्रतिष्ठा हुई, यानी शुरुआती जो है प्राण प्रतिष्ठा जो बात की है, तो शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वैश्य बोर्डिंग से की थी। उसके बाद उन्होंने मैनपुरी हाई स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद कॉलेज आगरा कॉलेज में पढ़ाई की और फिर सेंट जॉस कॉलेज में आ गए। तो ये कब उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, ये हो गया। चलिए, मुझे अपने कॉलेज जीवन में विष्णु अवतार के दशावतार स्वरूप 10 गुरुओं की बूटा दीक्षित चरणाम्बुज सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी उनके जीवन में उनके 10 गुरुओं का प्रभाव जो है अब बहुत बड़ा है। स्मृति मंदिर में सुखासीन उन प्रत्यक्ष देवताओं के धुंधले से शब्द चित्र अंकित कर मैं अपनी स्वर्ण जिह्वा लेखनी को पवित्र करूंगा। यद्यपि देवताओं में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तथापि मैं गणेश स्वरूप अपने संस्कृत अध्यापक पंडित कृष्ण लाल मिश्र के चरणों में सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। तो सबसे पहले जो है उन्होंने अपने संस्कृत अध्यापक पंडित कृष्ण लाल मिश्र के बारे में बताया है। ठीक है। तो सबसे पहले 10 गुरुओं में उन्होंने पंडित कृष्णलाल मिश्र के बारे में बताया है। लोक में भी अग्रे अग्रे ब्राह्मणा की नीति मान्य है, कि सभी कहते हैं कि ब्राह्मणों को सबसे पहले देना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले अपने संस्कृत अध्यापक के बारे में बताया है, पंडित कृष्णलाल मिश्र। आपके भव्य शरीर से वागार्थ संप्रीतो पेंट और छकलिंग अचकन का बेजोड़ जोड़ गोल मखमली टोपी, आत्मसंतोष पूर्ण प्रसन्न बदन पर लहराती घनी मूछे, उन सब के साथ लंबी डग भरी सबल दंडाश्रित व्याल विनिंदित चाल आपकी 3 लोक से न्यारी छटा प्रदान करती है।
जिस प्रकार ऋषियों की क्रियाएं फलानु में या कही गई है, उसी प्रकार आपका स्मित हास्य मूंछों की गति से अनुमेय रहता है। आपके पढ़ाने में बात बात में रसिकता टपकती थी। आपके वार्तालाप में जीवन के प्रति पूर्ण अनुराग था, लेकिन आप बोलते अंग्रेजी में ही थे। आपके अधर पुटों से हिंदी के शब्द विरले ही अवसरों पर निकला करते थे। तो संस्कृत के अध्यापक थे, लेकिन क्या बोला करते थे? अंग्रेजी बोला करते थे। हम लोग उन शब्दों को पृथु की भांति सहस्र कर्ण होकर सुनते थे। पंडित जी देववाणी को राज्यसभा का रूप में देने में बड़े सिद्धहस्त थे। अनुवाद में शब्दों की पुनरावृत्ति बचाने के लिए वे नए नए प्रकार के वाग विभ्यास खोज निकालते थे। आगे कहते हैं कि पंडित जी का मुख्य व्यसन वैद्यक है। जब डॉक्टर गंगानाथ झा को डिलीट की डिग्री मिली थी, तब मैंने कहा था, गुरुदेव आप भी डिलीट ले लीजिए। असंतुष्टा धिजा नष्ट कह आप मुस्कुराए और फिर वैराग्य मुद्रा धारण करके कहने लगे, ऑल डिलीट्स मस्ट डाई, माई एम्बिशन इज टू बिकम अ गुड वैद्य। कि मेरा एम्बिशन क्या है कि सभी जो डिलीट्स होते हैं वो क्या है, डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। मेरा एम तो वैद्य बनने का है। आगे कहते हैं, मैंने निवेदन किया, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थश्च चिंतियेत। आपने तुरंत ही उत्तर दिया, भज गोविंदम मूढ़मते। नहीं नहीं रक्षति यंक करने। इसी प्रकार पंडित जी का घटा काव्य शास्त्र विनोद में जाता था। बहुत ही व्यस्त समय वो क्या है, शास्त्रार्थ में टाइम बिताते थे। जब हम लोगों के वार्तालाप का पारावार पाठ्य विषय की शुद्र सीमाओं का आक्रमण करने लगा, तब यह निश्चय हुआ कि संस्कृत में बातचीत किया करेंगे। इससे स्वयं मितभाषिता आ जाएगी। मुझे अब और कुछ याद नहीं रहा, केवल इतना ही याद है कि पाठ खत्म होने पर वे कहते थे, अत्रैव विरामः। उनका चित्र भी यही विराम लेता है। फिर यहाँ पे फिर उनके दूसरे शिक्षक के बारे में बताया गया है। तो इनका नाम है W.T. मलिगन। तो आगे कहते हैं कि ये महाशय थे तो विशुद्ध आयरिश, लेकिन इनके मुखमंडल तथा हाथों पर भारत की प्रखर सूर्य रश्मियों का प्रभाव अच्छी तरह पड़ा था। जब कभी ये आस्तीनें चढ़ाते लड़ने के लिए नहीं, तो उनके हाथों और बाहों का अंतर तुरंत मालूम पड़ने लगता था। तो जब वो आस्तीन पहनते थे ना, तब की बात है, उनकी श्वेत बाहुओं में तांबे के गंग के हाथ ऐसे प्रतीत होते थे मानो किन्हीं अश्विनी कुमारों के अवतार ने उनके ऊपर से जोड़ दिया हो। आकार सदृश प्रज्ञा के अनुसार जैसा ठोस उनका शरीर था, वैसा ही ठोस उनका पांडित्य था। वे शब्दों का अर्थ बताने में उनके बाबा परदादा तक का हाल बखान देते थे। बिना टेंटलेस की विस्तृत कथा सुनाए टेंटलेस शब्द का अर्थ न बताते थे। ग्रीक और लैटिन के वे इतने शौकीन थे कि मजिस्ट्रेटी के जीवन में ग्रीक लैटिन का काम न पड़ने के कारण उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया था। साइकिल के वे इतने सिद्धपग थे, तो यहाँ पे सिद्धहस्त शब्द का प्रयोग कहना ठीक ना होगा, तो उसकी जगह उन्होंने सिद्ध हस्त, देखिए हाथ होता है क्योंकि वह साइकिल की बात हो रही है, तो पग कहा है कि वे दिन भर में साइकिल पर मेरठ पहुंच जाते थे। साइकिल पर कभी कभी वे निद्रामग्न भी हो जाते थे और अपने लक्ष्य को भूलकर किसी दूरस्थ गांव में पहुंच जाते थे। उन दिनों मोटर कार का प्रचार न था, इसलिए कोई एक्सीडेंट नहीं होता था। इस समाधि प्रेम का कारण था स्व अध्याय का आधिक्य, यानी ज्यादा पढ़ने का, कि वो ज्यादा जो स्वयं पढ़ते रहते थे, इसका अर्थ था। वे रात के 2-3 बजे तक पढ़ा करते थे। बीच में जब निंद्रा आती, मुगदर की जोड़ी फिराकर योग माया को दूर भगा देते थे। वे हंटले साहब के साथ उस कोठी में रहते थे जो आजकल हंटले होटल के नाम से
प्रख्यात है। एक बार वे किसी लड़के के लिए सिविल सर्जन को लेवाने गए। निद्रा के आवेग में शहर से दूर जा पहुंचे और फिर किसी जमींदार की चौपाल में दोपहरी बिताई। शाम को वे जब डॉक्टर को लेकर घर लौटे तो लड़का जो था वो टेनिस खेल रहा था, मतलब ठीक हो गया था और उन्होंने तस्में बाहर बता दिया था। मलिगन साहब बड़े हास्यप्रिय और वाचाल थे। मैं पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा उनकी बातों को अधिक महत्व देता था। तर्कशास्त्र का प्रेम मैंने उनसे ही प्राप्त किया था। वे सब चीज की क्रियात्मक व्याख्या अपने टोप से करते थे। कभी वे उसे जहाज मान लेते तो कभी उसे पार्लियामेंट का भवन। मैंने ऐसे गुरुओं की शिक्षा प्राप्त कर परीक्षा की ओर तो कम ध्यान दिया, विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बाहरी अध्ययन में अधिक समय बिताया। इसलिए मुझे परीक्षा सागर में गोते खाने पड़े। फिर अब बात करेंगे उनके तीसरे शिक्षक प्रोफेसर NC नाग के बारे में। यद्यपि मैं विज्ञान का विद्यार्थी ना था, तथापि मैं उनसे बहुत प्रभावित था। तो ये विज्ञान के गुरु हैं उनके। उनसे गुरु शिष्य का संबंध स्थापित करने के लिए मैंने उनका फोटोग्राफी क्लास ज्वाइन किया। उनका इशित श्याम वर्ण, छोटा कद, गठा शरीर, फुर्तीली चाल, हंसता हुआ चेहरा उनको विद्यार्थियों के हृदय में एकदम उच्च स्थान दे देता था। वे 1/4 बोलते, 1/4 मुस्कुराकर हाथ के इशारे करते थे, 1/4 बोर्ड पर लिखते थे और कौशल और हस्त लाघव के साथ आधा प्रयोगात्मक रूप से बतलाते थे। इस प्रकार उनकी बताई हुई बात सवाई समझ में आती थी। तो उनकी बात जो है सवाई यानी थोड़ा सा ही उनको समझ में आता था। हमारे लाला विशंभर लाल जी जो हाल ही में आगरा कॉलेज से अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। वह समय विशेषीकरण का ना था। नाग साहब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही विषय MSc तक पढ़ाते थे। पीछे से फिजिक्स के लिए मिस्टर गुप्ता आए थे। इसके अतिरिक्त वे फोटोग्राफी क्लास लेते थे। वे नए प्रयोग करते। वायरलेस उन दिनों चला ही था और ना जाने क्या क्या करते थे। एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाई थी। उन दिनों ग्रामोफोन को फोनोग्राफ कहते थे और तब उसको चूड़ी कहते थे, क्योंकि रिकॉर्ड का उसी आकार के होते थे। तो ये ग्रामोफोन का उस टाइम पे चलन था, जिसमें उन्होंने सब प्रोफेसरों की आवाज भरी थी। पीछे से आप स्वयं इतना ही बोले थे, दैट इज ऑल राइट। एंट्रेंस फेल सादिक अली उनके एकमात्र डिमोन्स्ट्रक्चर थे और निरक्षर भट्टाचार्य वजीरा लैब असिस्टेंट था। जब मैंने फोटोग्राफी क्लास छोड़ा तब यह शेर दीवार पर लिख दी थी, अलविदा ए पायरुम, अलविदा अलकली, अलविदा वजीरा ओ सादिक अली। तो यहाँ पे सादिक अली जो है उनके कौन थे, यहाँ देख सकते हैं कि डिमोन्स्ट्रक्चर थे। ठीक है, वे कभी कभी एक आध लड़के को बांस से पीट भी देते थे। रवि बाबू के शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो जो प्यार करता है वही पीटने का अधिकारी होता है। इस रहस्य को न समझकर अंग्रेज अफसरों को बड़ा आश्चर्य होता था कि जहां उनके केवल स्टूपिड कहने पर स्ट्राइक हो जाए, वहां उनकी चपत पर भी लड़के मुस्कुराकर रह जाएं। कि जहां अगर अंग्रेज लोग स्टूपिड शब्द प्रयोग कर देते हैं, वहां पर बड़े बड़े हड़ताल हो जाते थे, बड़ी बड़ी जो है चीजें हो जाती थी, आंदोलन हो जाते थे। लेकिन ये इतना पीड़ देते हैं, लेकिन फिर क्या है, लड़के भी चुपचाप मुस्कुरा के रह जाते हैं। चलिए अगले इनके शिक्षक हैं मेजर ओ डोनेल। ये पीछे से कर्नल और प्रिंसिपल मेरठ कॉलेज बड़ी सौभाग्य प्रकृति और स्वतंत्र विचार के सज्जन हैं। आप आयरिश है और उस समय शायद इस नाते भारतीय विद्यार्थियों और राजनीतिक समस्याओं से बड़ी सहानुभूति रखते थे। उनका स्वच्छ रक्तम, हसमुख सौम्य आकृति, गोल्ड फ्रेम में से झांकती हुई आंखों की विशिष्ट चितवन एवं विलायत से नौवारिद साहब की सिविलियन सज धज भय और आंचू को एक मिनट में
को भगाकर श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न कर देती थी। वे जनरल इंग्लिश पढ़ाते थे। शायद आयरिश होने के कारण वे शीन के शराके बहुत भरते थे। चपल बुद्धि, बालक बर एक स्वभाव, विद्यार्थियों ने उनका नाम शुशु साहब रख लिया था। हाजिरी लेते समय जब वे किसी विद्यार्थी के नाम का कोई अंश उच्चारण नहीं कर सकते, तब वे समथिंग कह देते थे। किंतु एक बार सुमित्रानंदन सहाय का नाम पढ़ते समय वे उनके नाम के तीनों भागों का उच्चारण न कर सके और समथिंग 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 कह गए। लड़कों ने तो हाजिरी बोल दी, लेकिन सारे क्लास में हंसी की लहर दौड़ गई। ओ डोनेल साहब की एक बात ने मुझे अभी तक काम दिया है और शायद आप लोगों को भी याद रहे। वे कंपोजिशन पढ़ाते समय उन पैराग्राफ उन आइडिया कहते हुए नहीं थकते थे। उनके इस विचार से मेरे लेखों में सद्गति की भावना अधिक बढ़ गई। अब ये मेरठ कॉलेज से अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। अगले अध्यापक है आचार्य टी.सी. जोन्स। अब आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अब हृष्ट पुष्ट, लंबा तगड़ा फौजी शरीर, स्वास्थ्य एवं अधिकार सूचक रक्ताभ वर्ण, प्रिंसेस चश्मा तथा लॉर्ड टेनिसन के वक्र किसी उमड़ती घुमड़ती लहराती आवाज विद्यार्थियों में भारी आतंक पैदा कर देती थी। वे मितभाषी थे। उनका केवल पढ़ाने से काम था। परीक्षा प्रेमी विद्यार्थियों के वे आदर्श गुरु थे। नपे तुले कटे छटे द्विशब्दी पैराफ्रेज टकसाली रुपयों की भांति खनाखन निकलते आते थे। मुझे ऐसे वार्तालाप प्रेमी, शनै कथा शनै पंथा के अनुगामी, ठहर ठहर कर पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए उनकी पढ़ाई मथुरा के चौबों की भाषा में सूखी चिलाई सी लगती थी। एक बार मेरा जी उब रहा था। मैंने अपने पास के विद्यार्थी से अपनी कॉपी पर फारसी में सर सायल चंद दकीका बाकी अंद अर्थात घंटा बजने में कितने मिनट बाकी है लिखकर पूछा। जॉन साहब घूम घूम कर टहल कर पढ़ाने में आई स्लाइड, आई स्लिप, आई ग्लूम, आई ग्लेंस का चित्र उपस्थित हो जाता है, इसलिए उनकी दृष्टि सबोतमुखी रहती थी। वे चुपके से मेरा कॉपी उठा ले गए और उस वाक्य को मौलवी साहब से पढ़वाया। फिर उन्होंने मुझे वह करारी फटकार लगाई कि आजीवन याद रहेगी। तो ये बच्चों वाली जो शरारतें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कभी न कभी हमने भी जीवन में ऐसी चीज़ें रखी है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है या जो जिस शिक्षक के पढ़ाने का तरीका हमें अच्छा लगता है हम ध्यान से सुनते हैं, और नहीं तो आप भी बोर हो जाते हैं। तो यही कुछ जीवन की घटनाएं वो बता रहे हैं। इट इज़ नॉट complimentary to a professor to be talking or looking at watches while he is teaching। इस पर भी उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट बहुत अच्छा दिया था। मुझ में खान सामो या राय बहादुर की संग्रह बुद्धि नहीं है। यदि वह मेरे पास होता तो गर्व से मैं आप लोगों को दिखाता। तो ये कहते कि मतलब उन्होंने ये बताया कि जब कोई पढ़ा रहा हो तो उस समय बात नहीं करना चाहिए। वे आचार्य तो थे, लेकिन पीछे से हिंदू मुस्लिम दंगे में एक। फिर अगले हैं प्रोफेसर चार्ल्स डॉब्सन। जब मैं आगरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर, तो यहाँ भी कॉलेज के प्रोफेसर के बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए आगरा आया था, उस समय तक स्कूल और कॉलेज के पार्थक्य की भेद बुद्धि का आरंभ नहीं हुआ था। मिस्टर डॉब्सन स्कूल के हेडमास्टर थे और कॉलेज में भी अध्यापन कार्य करते थे। उनका मझोला कद कुछ मांसलता की ओर झुका हुआ था। मांसलता की ओर झुका हुआ मुखमंडल, प्रसन्नान पूर्ण व्यक्त मूछे और कुछ नीची कल में गोल मटोल संपन्नता सूचक खलवाटोन्मुख शीर, जिस पर कभी कभी पुरानी चाल का ऊंचा रेशमी हैट विभूषित दिखाई देता। एकदम विश्वास, निर्भयता, सज्जनता, सौम्यता और पांडित्य का अंक नवागत विद्यार्थियों के हृदय में जमा लेता था। मैं ईंट लगने से वे शुक्राचार्य बन गए थे। उन्होंने पंडित तुलसीराम शर्मा के ऊपर आपत्ति की थी कि वे एकाक्षी हैं।
उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए उनको कॉलेज से निकाल दिए जाने का प्रस्ताव किया था। ऐसे ही कई कारणों से सिद्धांतवश जिन्होंने घोर नेशनलिस्ट होना भी एक था, वे कॉलेज से निकाल दिए गए थे। संभव है कि जॉन्स साहब को शर्मा जी का ही शाप लगा हो। शर्मा जी से बहुत कम पढ़ाते थे। वे हफ्ते में मुश्किल से एक ही दिन पढ़ाते थे, लेकिन लेक्चर की धाक जम जाती थी। लड़के उनकी वक्तृता का लोहा मानते थे। उन पर यह भी आक्षेप था कि वे इतिहास को जल्दी जल्दी पढ़ाते थे। हिस्ट्री इज टॉट बाय रैपिड मार्चेस। इसका उन्होंने उत्तर दिया, वेयर प्रोफेसर्स हैव सेप्रोफिस टेंडेंसी। प्रोफेसर मलिगन अक्सर क्लास में सोया करते थे। एंड पार्सिंग इज कंडक्टेड बाय वोट्स। प्रोफेसर स्मिथ पार्सिंग करने में स्वयं संशयवादी दार्शनिक थे, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाने में वे बहुमतवादी थे, तो वो भी उसी प्रकार के अपनी भाषा के पक्ष थे। नो वंडर दैट हिस्ट्री इज टॉट बाय रैपिड मार्चेस। उनके स्पष्ट उच्चारण से बहुत ही प्रभावित था। एक एक शब्द मोती सा गोल 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 स्वच्छ और निश्चित रूपरेखा पूर्ण होता, जिसके व्यक्तिकरण में प्रायः उनके अधर पुट वर्तुलाकार हो जाते थे। मुख के साथ उनकी मांसल छोटी छोटी बाहुएं भी गति साम्य करती थी। तर्कशास्त्र से संबंध रखने वाला एक नपा तुला वाक्य अभी तक मेरे कानों में गूंजा करता है। Science teaches us to know, art teaches us to do. Science is systematized knowledge, art is systematized action। ठीक है, कि साइंस जो है हमें कहता है कि नो यानी जानो, आर्ट कहता है कि काम करो। साइंस हमें क्या देता है, नॉलेज देता है, और आर्ट जो हमें एक्शन यानी काम करने का देता है। स्कूल और कॉलेज का पार्थक्य हो जाने पर भी मैं अक्सर अपने फिलॉसफी के गुरुदेव राजू साहब के साथ उनके बंगले पर जाया करता था और उनके धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक विषयों के गंभीर अध्ययन और उदार दृष्टिकोण का परिचय पाता था। उनसे संबंधित अपने जीवन की एक बात न भूलूंगा। उनके यहाँ कोई मीटिंग थी। वेशभूषा के संबंध में मैं प्रायः उदासीन रहा हूँ, लेकिन उन दिनों में एमए का विद्यार्थी था। अपने गुरुदेव की देखा देखी एक काला सूट भी बनवा लिया था। उससे सुसज्जित हो पहली बार ही लैंप लगाकर साइकिल पर उनके बंगले की यात्रा की थी। रास्ते में ऊंची चढ़ाई थी। वह मेरे लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से कम न थी। वास्तव में मेरे लिए अप हिल टास्क हो गया था। उतरता इसलिए न था कि फिर चढ़ने में दिक्कत होगी, और पैदल इसलिए नहीं चलता था कि समय की पाबंदी न हो सकेगी। लैंप भी रात में ताजगंज की वर्ल्ड फेम की गजक विक्रेता खोमचे वालों की मिट्टी तेल की कूप से स्पर्धा कर रही थी। वह लैंप, जिसको शुद्ध हिंदी में दीप मंदिर कहूंगा, एक साथ नासिका और नेत्रों को प्रभावित कर रहा था। तो लैंप की जो लौ थी वो उनकी आंखों और नाकों में लग रही थी। रात्रि का समय था और सड़क भी निर्जन प्राय थी। न कोई मेरी दुर्गति देखने वाला था और न कोई सड़क पर टकराने वाला। यदि होता तो मैं घंटी का कान मुंह से लेता। बंगले पर पहुंचकर विश्राम मिला। लौटा मैं गुरुदेव के साथ पैदल। यह थी मेरी साइकिलिंग की सबसे बड़ी तो नहीं, उससे कुछ कम सफलता। सबसे बड़ी सफलता उस दिन हुई थी जब मैं अपने मित्र कृष्ण लाल के निमंत्रण पर हिमालय के उन्हीं आगरे के कैलाश में राम गुफा के उद्घाटनोत्सव की दावत खाने गया था। लौटा मैं उनकी विक्टोरिया में। साइकिल एक और विद्यार्थी को दे दी थी। यह सफलता या विफलता शायद इसलिए हुई थी कि मुझे अपनी निजी साइकिल रखने का कभी सौभाग्य न हुआ था। यद्यपि चांदनी रात में धुली तंजेब का कुर्ता पहनकर साइकिल दौड़ाने की बात मेरे सुख स्वप्न में से थी, किंतु वह स्वयं अपने संबंध में तो पूरा हुआ नहीं। दूसरों को चढ़े हुए देखकर जीवन के गतिशील चित्र भर का आनंद ले लेता हूँ। चांदनी रात की सैर का स्वप्न छतरपुर को मोटरों में अवश्य पूरा हुआ है। इस विषयांतर को पाठक क्षमा करेंगे। अगले जो इनके प्रोफेसर हैं वो है प्रोफेसर बेनी माधव सरकार। जब मैंने पहली बार फर्स्ट आर्ट्स की परीक्षा दी थी, उस समय आर्ट्स कोर्स में गणित शास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ता था।
गणित शास्त्र मेरी अभिरुचि का विषय न था। न जाने कौन से धान गंगा में बोए थे जिनके पुण्य प्रताप से पहली बार ही गणित लेकर एंट्रेंस में उत्तीर्ण हो गया था। FA के गणित में सॉलिड ज्योमेट्री कुछ रुचिकर थी क्योंकि उनमें कल्पना की व्यायाम के लिए स्थान अधिक था। प्रोफेसर सरकार का एक निजी व्यक्तित्व था, कुछ स्थूलकाय, मझोला कद और चेहरे पर दाढ़ी एकदम उनमें भव्यता प्रदान करती थी। उन्होंने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया इसका तो मुझे कुछ याद नहीं। इसमें उनका दोष नहीं, मेरी रुचि का ही दोष था। किंतु वे थे बड़े न नीति निर्गुण और खड़े समालोचक। कॉलेज की पॉलिटिक्स यदि कुछ सुनने में आती थी तो उनके क्लास में। उनके व्यंग्यवाण बड़े तीखे होते थे। वे ही उनकी दृष्टि भी तीव्र थी। कोई विद्यार्थी उन्हें धोखा देने का साहस नहीं कर सकता था। यदि कोई विद्यार्थी 5 मिनट भी लेट आता तो वे फौरन कह देते थे, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एल्सवेयर, अर्थात कहीं अन्यत्र आराम कीजिए, यानी उनकी क्लास अटेंड ना करें। वे लड़कों का मजाक बनाना भी खूब जानते थे। यदि कोई लड़का कहता कि उत्तर करीब करीब आ गया है तो वे कहते, क्या ऐसा कि 10 उत्तर है तो 9 आ गया है। कभी कभी लड़के भी हाजिर जवाबी में उनसे आगे निकल जाते थे। एक बार उन्होंने एक लड़के से कहा कि आजकल घोड़े भी सही सही सवाल निकाल लेते हैं, तो उसने तुरंत उत्तर दिया, साहब उनमें किसी गणितज्ञ की रूह आ जाती होगी। अपने विषय के वे पूरे पंडित थे। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे कुछ सीख ना सका। सदाशय और सद्भावना की मूर्ति थे। वे बादाम की भांति ऊपर से कठोर और हृदय से कोमल थे। पुरुष परीक्षा में वे सिद्धहस्त थे। एक बार उनके घर जाते समय मेरे मित्र बाबू कृष्णलाल के नौकर कालू ने बादामों की ठंडाई के धोखे से मुझे भांग पिला दी। बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं अपनी बातों की असंगति न छिपा सका। वे तुरंत ताड़ गए और कहने लगे, बोर्डिंग हाउस जाइए और आराम कीजिए। दिल्ली दरवाजे के प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर साहब उन्हीं के सुपुत्र थे। उन्हीं के नाम पर मेरे घर की पास की सड़क का नाम बेनी माधव सरकार रोड पड़ गया है। आगे बात करेंगे। अगले प्रोफेसर है प्रोफेसर जॉन बंगारू राजू। मेरी जीवन नौका को यदि एक विशेष दिशा में ले जाने का श्रेय किसी गुरु को दिया जा सकता है तो राजू साहब को। उन्हीं के प्रतिभापूर्ण सौजन्य के कारण मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में फिलॉसफी के लेक्चर निःशुल्क सुनता था। बिशप ड्रेंट के उदारपूर्ण आग्रह से मेरी इम्तिहान की फीस भेज दी गई और पितृदेव की बेबसी की दी हुई आज्ञा पाकर मैंने लॉ की सफलता का बलिदान किया और प्रीवियस MA पास कर कॉलेज में प्रोफेसर बना। यदि मैं राजू साहब के संपर्क में ना आता तो मैं न्याय विभाग का उच्च अधिकारी अवश्य होता, किंतु लेखक, दार्शनिक और उसके फलस्वरूप छतरपुर राज्य का प्राइवेट सेक्रेटरी होने का गौरव न प्राप्त करता। उनकी बदौलत मेरी जीवन वृत्ति का काव्य अर्थकृत न बनकर यश से अधिक रहा। मेरे गुरुदेव प्रलंबता की मूर्ति थी। उनका शरीर यष्टिका की लंबाई को उनके दुबले पन्ने और चेहरे की लंबाई को पुच्छाकार दाढ़ी ने निखार में ला दिया था। उनको अपनी दाढ़ी पर गर्व था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में भी जो मूछ मुंडला का गढ़ है उसकी इज्जत कायम रखने का साहस किया था। यदि कभी विद्यार्थीगण उसके विदा करने का आग्रह करते तो वे कह देते थे कि जिसको किंग जॉर्ज ने अपनाया है उसी किस प्रकार है कह सकते हो। उनके मुखारबिंद ने अपने प्रेमी भ्रमर को ईषद अनुरूपता धारण कर ली थी और उसे केशों के साथ कंपटीशन में केवल 1/4 नंबरों से हार माननी पड़ी थी। उनका अल्पका कोट उनके शरीर के वातावरण में साम्य साफ। तो यहाँ देख सकते हैं कि बाबू गुलाब राय जी अपने टीचर गुरु राजू साहब के साथ हैं। फिर कहते हैं कि उपस्थित कर देता था। उनके ललाट और मुखमंडल की भावानुरूप तीव्र गति से बदलने वाली रेखाएं उस साम्य में एक सुखद वैषम्य उपस्थित कर देती थी। व्याख्यान देते समय उनकी
शरीर चेष्टा वेत्रलता के समान आगे पीछे को लहराती, उनकी पदगति ताल का काम कर देती और उनकी यक्ष किसी लंबी उंगलियां अधरपुटों के समान नृत्य करती। उनकी आंखों में एक विशेष दीप्ति थी जो श्रोताओं को अपनी ओर सम्मोहन कला द्वारा मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनके वार्तालाप में उनका शरीर नहीं बोलता था, वरन आत्मा बोलती थी। श्रद्धा और विश्वास को वे मूर्ति थे। भावुकता वर्षाकालीन नदी के जल की भांति उनके सारे शरीर में से उमड़ी पड़ती थी। साधारण सी बात में रहस्य और अद्भुतता उत्पन्न कर देना उनके लिए सहज संभाव्य था। उनका झुकाव रोमन कैथोलिसिज्म की ओर अधिक था। विचारों की निर्भीकता उनकी विशेषता थी। यद्यपि उनके साधारण वार्तालाप में चाटुकारिता का पुट रहता था, तथापि वे अपने सिद्धांतों में दृढ़ थे। नित्य नई दार्शनिक और सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करना उनकी प्रखर प्रतिभा का परिचायक था। मेरी प्रारंभिक लेखों में उनके ही विचारों का अधिक अवतरण रहता था। उनके जीवन में बुद्धिवाद और भावुकता का विशेष समन्वय था। कोई बड़े से बड़ा विषय न था जिसकी वे धज्जी न उड़ा देते हों, और कोई छोटी से छोटी बात न थी जिसको वे महत्ता न दे सकते हों। अंग्रेजी सभ्यता के वे घोर प्रशंसक होते हुए भी उन्होंने अपनी भारतीयता का गर्व था और अंग्रेज जाति के दोषों के उद्घाटन में भी वे नहीं चूकते थे। इस कुछ लोग तो उनकी सच्चाई में भी शंका करते थे। निंदति नीति निपुणा यदि वास्तवंतु इनकी उनको परवाह न थी। वे अपने सिद्धांतों पे अटल थे। दार्शनिक होते हुए भी वे उनमें सौंदर्य पासना भी काफी था। एक इटालियन रमणी की तारीफ करते हुए उन्होंने जो शब्द कहे वे मुझे अब तक याद हैं। शी वॉक्ड नॉट बट डांस्ड, शी स्पोक नॉट बट sang। कि वो चलती नहीं है, नाचती है, और वो बोलती नहीं है, ऐसा लगता है वो गाती हो। मैं अपने विद्यार्थियों को उपनित अलंकार समझाने में यह सरस उदाहरण दे देता हूँ। मैंने अपने उत्तरकालीन जीवन में भी उनसे दिल्ली में मिला हूँ, लेकिन उनकी छाप जो मेरे विद्यार्थी हृदय पर पड़ी थी वह अक्षुण्ण है। मुझे दुख है कि आजकल वे कुछ कठिनाई में है, किंतु भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। आगे कहते हैं डॉक्टर हटले। मैं डॉक्टर हटले के ही कारण सेंट जॉन्स कॉलेज के संपर्क में आया था। मैंने पढ़ाई की मंजिल सुस्ता कर तय की थी। मैं बीए में संस्कृत में फेल हो गया था, इसलिए अब उस हीनता भाव को दूर करने के लिए अपने लेखों में संस्कृत अधिक बघार करता हूँ। प्रोफेसर मलिगन के देहावसान हो जाने के कारण आगरा कॉलेज में फिलॉसफी का कोई प्रबंध न था। मैं अपने शिकारपुरी मित्र के साथ हंटले साहब के पास फिलॉसफी के अध्ययन के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज में जाया करता था। हंटले साहब और मलिगन साहब दोनों एक ही बंगले में, जो अब हंटले होटल के नाम से प्रख्यात है, रहते थे। हंटले साहब पूरे स्काउट थे, मलिगन साहब पूरे आयरिश, जॉन्स साहब अंग्रेज थे। तो शायद वे वेल्स के रहने वाले, किंतु मनोवृत्ति से पूरे अंग्रेज थे। इसलिए मैं विद्यार्थी जीवन के पूरे ब्रिटिश आइल्स की मनोवृत्ति से परिचित हो गया था। तो हर प्रकार के शिक्षकों ने मिले थे, अंग्रेजी और ब्रिटिश जो शिक्षक थे वो उनको मिले थे, तो हर एक चीजों से वो परिचित हो गए थे। हंटले साहब की प्रतिभा वास्तव में बहुमुखी थी। ऐसा कोई विषय न था जिसको वे पढ़ा ना सकते थे। एमए को अंग्रेजी पढ़ाते थे, बीए को फिलॉसफी पढ़ाते थे, कभी कभी मैथमेटिक्स की भी क्लास ले लेते थे और केमिस्ट्री क्लास के विद्यार्थियों को भी अपनी प्रतिभा से प्रभावित कराते थे। बीएससी में साइकोलॉजी खुलवाने का श्रेय उन्हीं को है। मेडिकल स्कूल में वे एनाटॉमी पढ़ाते और कॉलेज हॉस्टलों के मेडिकल ऑफिसर भी थे। छावनी में जाकर घंगड़िया पलटन के सिपाहियों हाईलैंडर्स को गिरजे में उपदेश देते और
और शायद जनता में भी ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। एक बार उनकी दवाइयों से मैंने भी स्वास्थ्य लाभ किया था। एक बार नमूने में आई हुई फेलो सिरप की शीशी उन्होंने मुझे दी थी। वेशभूषा में वे एकता थे। उसे देखकर मैं भी आत्मग्लानि से बच जाया करता था। यद्यपि जूतों की को सफाई सुथराई में मैं उनसे बाजी ले जाता था, क्योंकि मैं प्रायः किरमिच के सस्ते जूते पहना करता था, जो शीघ्र ही मेरे गरीबी का परिचय देने लगते थे। मैं गरीब था ही, और अपनी अस्त व्यस्तता के कारण गरीबी का प्रदर्शन भी करता दिखाई देता था। यद्यपि वैभव प्रदर्शन का वैज्ञानिक अध्ययन किया है, तथापि उसके व्यवहारिक पहलू से मैं अछूता रहा हूँ। कभी कभी पांडित्य प्रदर्शन कर लोगों को अवश्य धोखे में डाला है, जिसके लिए मुझे हार्दिक खेद है। हंटले साहब गर्मियों में सफेद या खाकी जीन्स पहनते थे और जाड़ों में होमस्पर्न ड्रेड हाथ के कते का मान विलास में भी था, जिसमें कभी कभी विस्तार से हुए भी छिद्र देने लगते थे। उनके परिधान की उपादान सामग्री थी खूटे खुले गले का कोट, उसके नीचे घुटनों पर बटन लगने वाली ब्रीचेज या न कर उनकी मोजे, काला जूता और सर पर कभी सोला और कभी बुअर हैट का सा या उस आकार की कोई वस्तु नाइट कैप तक शोभामान होती थी। कुछ कुछ झुकी पड़ा हुआ सदा प्रसन्न चेहरा, उसमें झुर्री पड़ा हुआ सदा प्रसन्न चेहरा, जिसमें एक दांत कुछ बाहर को आने के उद्योग में था, और भूरी विराल दाढ़ी उनकी शीघ्र पहचान करा देती थी। उन दिनों दाढ़ी संप्रदाय का जोर था। खेद है, अब हमारे विनम्र प्रिंसिपल डी.टी. सली की ही उनके एकमात्र प्रतिनिधि है। उनकी गर्दन में एक झोला भी रहता था, जिसमें छिपकली, केंचुए, मेढक न जाने क्या क्या रहता था। कभी कभी उसमें डबल रोटी भी रख लेते थे। उनकी ऐसी वेशभूषा देखकर पहले महायुद्ध को में टुंडला की रेलवे पुलिस ने एक बार उनको जासूस समझकर आगरा जाने से रोक दिया। उनके हृदय में विद्यार्थियों के प्रति सच्चा दया भाव रहता था। यदि कोई लड़का गलती करता तो उसकी वे पीठ ठोकते और कहते, माय बॉय, आई एम ग्लैड यू हैव committed this mistake here. Now you are saved from committing in it is an examination hall. One might say. उनका तकिया कलाम था। वे उर्दू शब्द महज के बड़े प्रशंसक थे। उनके मत से वह शब्द अंग्रेजी शब्द मेयर से अधिक भाव व्यंजक है। व्याख्यान देते समय वे केवल लैंड्स का संबोधक जानते थे, चाहे कमिश्नर साहब बैठे हों चाहे गवर्नर। हंटले साहब वार्तालाप में बड़े निर्भीक और हास्यप्रिय थे। बायोलॉजी के एफिलिएशन के लिए जब इंस्पेक्टर लोग आए और उन्होंने पूछा कि वेल डॉक्टर, वेयर इज योर लेबोरेटरी, तब उन्होंने एक लड़के की बाह पकड़कर कहा, ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। फिर जरा इधर उधर कर कहने लगे कि फॉर जूलॉजी आई टेक माई स्टूडेंट्स टू द मेडिकल स्कूल एंड फॉर बॉटनी आई टेक देम टू ताज गार्डन्स। कैन यू फाइंड बेटर लेबोरेटरी देन दोज? फिर कहते हैं कि वे जब कभी कभी मेरे यहाँ खाना खाने आते तो अपनी बची हुई मिठाई कागज में लपेट कर घर ले जाते। कहा करते थे कि मैम साहेब विल लाइक इट। ऐसे निजी संपर्क रखने वाले प्रोफेसर के चरणों में बैठकर ही मैं कुछ सीख सका। अगले और अंतिम इनके गुरु हैं इरिक। जब राजू साहब अध्ययन के अर्थ विलायत चले गए, तब ड्रू साहब जो उनके गुरु थे मद्रास से आगरा आए। उनके हुलिया में विशेष विशेषता न थी। कद कुछ नाटेपन की ओर झुका हुआ था और शरीर में कुछ स्थूलता आ जाती चली थी। उनकी दार्शनिकता उनकी बढ़ी हुई भौहों, छोटी आंखों और इश्त लंबी नाक से लक्षित होती थी। उनके बोलने में एक विशेष गति थी। वे आखिर शब्द को कुछ अधिक खींच देते थे, जिससे उसकी आवाज देर तक घंटे की टंकार की तरह ध्वनित होती रहती थी। वर्गसन का उनका विशेष अध्ययन था और शरीर के स्नायु संस्थान यानी नर्वस सिस्टम की व्याख्या करने में उनकी विशेष रुचि थी। बोर्ड पर गैंग्रीन डायग्राम बनाने की वे बड़े पटु थे। जब वे कहा करते थे कि
नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। तब हम लोगों की हंसी आदर भाव पर विजय पाकर दबे हुए होठों से भी बाहर आ जाती थी। जब वे एक बार पहाड़ पर सैर को गए थे तो उनकी मेम साहब ने उनकी सबसे बड़ी तारीफ की बात यह लिखी थी, नॉट अ वर्ड ऑफ पैडोलॉजी स्किप्ड हिज मंथ। कॉलेज के सीमित घंटों से उन्हें संतोष न होता था। वे एमए क्लास को तो अपने बंगले पर ही पढ़ाना पसंद करते थे और जब वे अपने विद्यार्थियों को दूर से आते हुए देखते तभी वे भ्र पर पणी को अधर उठते थे। ये वर्ड्स जो है वो क्लियर नहीं है। वे इतना भी विलंब नहीं सह सकते थे कि लड़के जरा घूम कर सदर दरवाजे से आ रहे। वे इस अधीरता से चिल्ला उठते थे, कम अप मैन, जंप अप बॉयज, मानो घर में आग लगी हो। ड्रू साहब कांट को उन्होंने बड़ी रुचि के साथ पढ़ाया था। कांट को कभी कभी जब कोई बात समझ में नहीं आती तब बड़ी बड़ी जल्दी बड़बड़ाने लगते थे। आई डू नॉट नो वेदर द कंफ्यूजन इज माई माइंड और इन द माइंड दैट सैडल्स सन। कांट चमड़ी को काठी बनाने वाले का लड़का था। जब वे हमको सिगवर्ड लॉजिक पढ़ाते तब वे अपनी मेम साहब को पास बिठा लेते थे और उसमें जर्मन शब्द आते उनका उच्चारण और उनकी व्याख्या उनसे कराते। राजू साहब की प्रतिभा बिजली के समान थी जो एक क्षण में ही प्रकाश कर देने वाली थी और उनकी इस प्रतिभा स्थिर शांत पूजा के दीपक की भांति थी। वे अध्ययन में शॉर्टकट के कोयल न थे। ठोस अध्ययन का अभ्यास मुझे उन्हीं के साथ पढ़ने से हुआ। फिर भी आराम तलबी ने इस अभ्यास को बढ़ने नहीं दिया। उनकी देहावसान आगरा में ही हुआ और उनका शरीर आगरा सिमेट्री की चिर शांति में शयन कर रहा है। तो चलिए आज वीडियो में इतना ही करेंगे। उनके 10 गुरुओं का जिनसे उनको शिक्षा प्राप्त हुई, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, इनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक ले लेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।